प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दिया जवाब। पेपर लीक व नकल पर नकेल कसने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 लोकसभा में हुआ पेश। हरियाणा पुलिस व राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा पंचकुला में नशा मुक्ति हैकाथॉन का फाइनल राउंड आयोजित। पुलिस महानिदेशक ने कहा, युवाओं को नशे से दूर रखना है हैकाथॉन का मुख्य उद्देश्य। गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित नागरिक अस्पताल में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कैंसर जांच के लिए हिस्टोपैथोलॉजी लैब व प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया शुभारंभ। और करनाल के घरौंडा स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित सब्जी एक्सपो 2024 हुआ संपन्न। मेले में किसानों ने संरक्षित खेती एवं ढांचा, जैविक खेती के उत्पादन व आधुनिक कृषि प्रणाली के लिए जानकारी। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जब हमें सदन में संबोधित करने आईं तो सेंगोल पूरी प्रक्रिया का गौरव व सम्मान के साथ नेतृत्व कर रही थी। नए सदन में ये नई परंपरा भारत की आज़ादी के उस पवित्र पल का प्रतिबिंब बनती है। इससे लोकतंत्र की गरिमा कई गुना ऊपर चली जाती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक प्रकार से तथ्यों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जिसे देश के सामने उन्होंने रखा है। पीएम ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में देश के 4 स्तंभों का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए 4 मजबूत स्तंभों पर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है और उनका सही आकलन है कि देश के 4 स्तंभ जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ज्यादा विकसित होंगे, जितने ज्यादा समृद्ध होंगे, हमारा देश उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही तेजी से समृद्ध होगा। देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के हमारे गरीब भाई बहन और देश के हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे पशुपालक, उनकी चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश परिवारवाद की राजनीति को नकार चुका है। राजनीति में युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा पीएम ने कहा कि भारत का गौरव आज पूरी दुनिया देख रही है। भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। राजनीति में कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए, हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और इसलिए मैं किसी परिवार के 2 लोग अगर प्रगति करते हैं उसको तो मैं स्वागत करूंगा। 10 लोग प्रगति करें, मैं स्वागत करूंगा। और भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को आज पूरी दुनिया सराह रही है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। और जब विश्व संकट से गुजर रहा है तब तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है। G20 समिट के अंदर सारे देश ने देखा है कि पूरा विश्व भारत के लिए क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या आशा करता है। आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा।
केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने से जुड़ा सख्त प्रावधानों वाला बिल लोकसभा में पेश किया। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 बिल को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया। इस बिल के जरिए सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान किया गया है। I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा लोकसभा में धन हस्तांतरण को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही राज्यों को पैसा दिया जाता है और उसमें वित्त मंत्री की कोई भी भूमिका नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात ही नहीं है, तो ऐसे में आरोप लगाना बेईमानी है। SGST का पूरा पैसा राज्यों को ही जाता है। Me holding money here. I'm sorry. When the Finance Commission comes, please tell your needs, please tell your requirements, please tell your status, and let the Finance Commission fix it. It's a constitutional body. Constitutionally, unless the Finance Commission tells me to do something, I cannot. I don't have the discretion. To the states happens in the direct tax matters as per the recommendation given by the Finance Commission. The GST, particularly the SGST, the state GST, goes 100% to the states. No one can do anything with it. It has automatic provision that 100% collected by the states will be with them. I repeat, 100% is with them. हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार रखते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कश्मीर से धारा 370 को हटाने जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में नारी शक्ति की झलक देखने को मिली। सेना में महिलाओं को शामिल करना हो या संसद व राज्य की विधानसभाओं में 1/3 स्थान देने वाला कानून हो, ये सब मोदी सरकार में संभव हुआ है। 26 जनवरी की परेड में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देना यह भी प्रतीकात्मक है। प्रतीक उस नारी शक्ति का जिसका सही मायने में उदय होना अब शुरू हुआ है। सेना में महिलाओं को शामिल करना हो या संसद और राज्य की विधानसभाओं में 1/3 स्थान देने वाला कानून हो, यह सब मोदी जी की सरकार में ही संभव हुआ है। इसी संदर्भ में जिक्र किया गया महिलाओं के विरुद्ध अपराध और हिंसा, उस पर अंकुश लगे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके हम सब पक्षधर हैं और हम सब प्रयासरत हैं। लेकिन मेरा अपने प्रतिपक्ष के सदस्यों से यह अनुरोध रहेगा कि आंकड़ों की आड़ में छिपकर दलगत राजनीति के आधार पर इन अपराधों की गिनती गिनाना ना तो तर्कसंगत है और ना ही शोभनीय है। इससे बचा जाए तो सबके लिए बेहतर है। हरियाणा पुलिस व हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आज पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में नशा मुक्ति हैकाथॉन का फाइनल राउंड आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। हैकाथॉन का थीम रीइन्वेंटिंग कम्युनिकेशन विद द यूथ रखा गया था, जिसमें देश भर की टीमों ने नशा मुक्ति को लेकर प्रोटोटाइप्स सॉल्यूशंस भी प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाली टीम को 1,50,000 रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 1 लाख रुपये व तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 50,000 रुपये की राशि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने विजेता प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के तकनीकी युग में संचार के अलग अलग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं और इन पर सूचनाओं की भरमार है। उन्होंने कहा कि हैकाथॉन का उद्देश्य तकनीकी तथा गैर तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को मानसिक रूप से मजबूत करना है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी वे नशे से दूर रह सकें। हैकाथॉन में रोमांचक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इसके दुष्प्रभावों की जानकारी युवाओं तक पहुंचाने के लिए नए तरीके तैयार किए गए।
ये हैकाथॉन ऑर्गेनाइज की हमारी नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पंचकुला और हरियाणा पुलिस ने सबने मिलकर के और नैपकॉम नेट टू स्केल और कुछ और हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें काम किया और बहुत अच्छे आइडियाज बच्चों ने दिए और इनको आगे बढ़ाया जाएगा, इनको यूज़ किया जाएगा। ये सिखाने के लिए हमारे यूथ को कि ड्रग्स को नो कहना वो बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू टीच आवर यंगर जनरेशन टू से नो टू नॉट जस्ट ड्रग्स बट ऑल काइंड्स ऑफ डेलिंक्वेंट बिहेवियर। कार्यक्रम में शामिल HSNCB के ADG OP सिंह व अंबाला रेंज के IG सिबास कबीराज ने बताया कि हैकाथॉन के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति की मुहिम से जोड़ने का प्रयास किया गया है ताकि वे नशे की लत का शिकार न हों। ये भी होती है जो प्रोसेस में जो चेंजेस आता है और कोई बात होती है तो वी आर फर्स्ट टू रिएक्ट। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 2015 में DGP साहब ने CCTNS प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया था। उसमें करीब 200 करोड़ रुपए लगा के पुलिस का सारा डेटाबेस ऑनलाइन किया गया और आज की डेट में जितने भी क्राइम डेटा है तो हर थाने में हमारा CCTNS लैब है, वहाँ 2 कंप्यूटर ऑपरेटर राउंड द क्लॉक बैठते हैं और जो भी घटना होती है डेली डायरी एंट्री से लेके माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी उनकी हमेशा से जो है ये कोशिश रही है कि जो हमारे यूथ है हरियाणा के वो किसी भी हालत में नशे से इन सब चीज़ों से दूर रहें और किस तरह हम उनके साथ अच्छा संवाद कायम कर सकते हैं। इसके लिए माननीय DGP साहब ने ये बिल्कुल ही अलग तरीका खोजा और उन्होंने ही निर्देश दिए थे कि हमें इस तरह के नए तरीक़ों की इजाद करनी चाहिए। तो इसमें काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस आए हैं और 2-3 नए वेज हैं कम्युनिकेशन के, उसको जो है हम अडॉप्ट करेंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित नागरिक अस्पताल में आज उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कैंसर जांच के लिए हिस्टोपैथोलॉजी लैब व प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने लैब व केंद्र का शुभारंभ करने के उपरांत कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। हिस्टोपैथोलॉजी लैब की स्थापना उन्हीं प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने बताया कि इस लैब के शुरू होने से यहाँ के मरीजों को कैंसर की जांच के लिए अब जिले से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। वहीं कैंसर जांच के लिए निजी अस्पताल में होने वाला जेब खर्च काफ़ी हद तक कम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि PM जन औषधि केंद्र के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को कम दाम पर दवाइयाँ मिल सकेंगी। मेडिसिन्स अवेलेबल हों वो बहुत ही जेन्युइन रेट्स पे हो पेशेंट को, तो सरकार की भी ये पहल है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनऔषधि केंद्र जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में खोले जाएं, विशेष करके सिविल हॉस्पिटल्स में ज़रूर हों। तो वो हमारे यहाँ गुरुग्राम में शुरू हो गया है। आगे कोशिश ये रहेगी कि सभी प्रकार की जो मेडिसिन्स हैं वो यहाँ अवेलेबल कराई जाएँ ताकि पेशेंट्स को सस्ते दरों पे मेडिसिन्स मिल सके। हिस्टोपैथ लैब का जो मेन पर्पज़ जो बताया गया कि जो हमारी कैंसर का जो डिटेक्शन भी है और इनफैक्ट किस स्टेज का है उसकी फर्दर और डिस्क्रिप्शंस हैं वो हमें इजीली मालूम होंगी। जो हम पहले हमें कोई बहुत ही सुपर स्पेशलिटी कॉलेजेस में हॉस्पिटल्स में भेजना पड़ता था, फॉर एग्जांपल या तो PGI में या फिर बाड़सा एम्स में। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि जन औषधि केंद्र के माध्यम से आम लोगों को जेनेरिक दवाइयां 50 से 90% कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों जितनी ही प्रभावी होंगी। उन्होंने बताया कि जन औषधि केंद्र में अभी कुल 94 सॉल्ट की दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। आगामी समय में मरीजों की आवश्यकता और मांग के अनुसार दवाओं की संख्या में वृद्धि की जाएगी। जो इमीडिएटली अवेलेबल करवाई हैं ये वो मेडिसिन हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं और जो HMCL से या स्टेट वेयर हाउस से कई बार अवेलेबल नहीं होती। आने वाले दिनों में हम इसकी जो है कुल मिलाकर 1500 के आसपास जो है ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो हम देर सवेर से जो सबसे ज़्यादा यूज होंगी वो यूज करेंगे। ना केवल मेडिसिन्स बल्कि इसमें अगर ऐसी कोई चीज़ें भी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो चाहे इम्प्लांट्स हैं, वो भी जो हॉस्पिटल में कॉमनली यूज़ होते हैं जो हमारे यहाँ सर्जिकल में, उनको भी हम जो सरकार की PSUs या जो ऐसे जगह हैं वहाँ से परचेज करके लोगों को मार्केट रेट से 50 to 90% जो है उससे कम रेट पर यहाँ पर ये दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी।
करनाल के घरौंडा स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय सब्जी एक्सपो 2024 आज संपन्न हो गया। समापन समारोह में घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और सब्जी मेले में सब्जियों की नई तकनीक और किस्मों का अवलोकन किया। मेले में विभिन्न कंपनियों और प्रगतिशील किसानों ने अपने उत्पादों व तकनीक का स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया। दूसरे दिन मेले में पहुंचे करीब 3000 किसानों ने विभाग की योजनाओं, संरक्षित खेती एवं ढांचा, जैविक खेती के उत्पादन, प्रमाणीकरण एवं अच्छी कृषि तकनीकों की जानकारी ली। सब्जी एक्सपो में प्रदेश भर से आए विभिन्न प्रगतिशील किसानों को विधायक हरविंदर कल्याण व कृषि अधिकारियों ने सम्मानित किया और अन्य किसानों को उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। मीडिया से बातचीत में हरविंदर कल्याण ने कहा कि आज किसानों को पानी बचाने की जरूरत है क्योंकि जल स्तर निरंतर घटता जा रहा है। ऐसे में किसानों को भी सरकार के साथ सहयोग करते हुए नई तकनीक और किस्मों को अपनाना होगा। सरकार द्वारा 2014 से लेकर 2024 तक विभिन्न फसलों का MSP 1.5 से 2.5 गुना तक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को व्यापारी भी बनना पड़ेगा, तभी वे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। विधायक ने कहा कि संरक्षित खेती को सब्जी उत्कृष्टता केंद्र तक सीमित न रहकर हमने इस तकनीक को प्रदेश के हर किसान के खेत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पानी को भी बचाने की ज़रूरत है, पर्यावरण की रक्षा करने की भी ज़रूरत है और जो मौसम का जो बदलाव है ये एक वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ जो एक मार्केटिंग की बात है तो आज सीधा किसान को मार्केटिंग के अंदर आने की आवश्यकता है। बहुत से किसान ऐसे हैं जो खुद मार्केटिंग करनी जिन्होंने शुरू की है और उनको बहुत बड़ी सफलता भी मिली है। और मैं समझता हूँ कि जब भी इस दिशा में किसान आगे बढ़ेगा, शुरुआती दौर में वास्तव में कुछ मुश्किलें आती हैं, हिचकिचाहट भी होती है, नया रास्ता मगर जब बनता है तो आने वाले समय में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। मेले में आए किसानों ने कहा कि हम यहां सब्जियों की नई किस्म को देखने आए हैं तथा इन्हें अपने खेतों में अपनाकर अपनी आय को बढ़ाएंगे। किसानों ने माना कि अब उन्हें अपनी आमदन बढ़ाने के लिए फसल के साथ साथ उनके उत्पाद भी तैयार करने पड़ेंगे। प्राकृतिक तरीके से मोटे अनाजों की और कुछ औषधीय पौधों की खेती करते हैं, जिनसे हम अपने बागवानी का एक हिस्सा है, जिससे हम अपने प्राकृतिक उत्पाद तैयार करते हैं जो दवाएं तो नहीं है लेकिन दवाओं से भी बढ़ के काम करते हैं और मानव शरीर को ठीक रखने के लिए हमारी मदद करते हैं। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान साथियों को आय के प्रति अगर बात करें तो मैं कहना चाहूँगा कि किसान जब तक अपने द्वारा किए गए उत्पादन को उत्पाद में कन्वर्ट नहीं करेगा तब तक उसका कहीं भला होने वाला नहीं है। सारी तरह की जानकारियाँ दी जा रही हैं फल सब्जियों के बारे में, बागवानी के बारे में, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। हर किसान के हर प्रकार की सुविधा का बहुत ख्याल रखा गया है। अलग अलग वैरायटी के अलग अलग किस्में हैं। ये प्रो ट्रे द्वारा पौधे तैयार की गई हैं। अलग आपको समय समय के लिए कौन सी पौध की आवश्यकता वो बीज प्राप्त करा जा रहा है। घर के हिसाब से सब्जी, फूल, फल और साथ में मेडिसिनल प्लांट जो औषधीय पौधे हैं उनकी भी जानकारी यहाँ दे रहे हैं ताकि लोग अपने छत पे बालकनी में लगा करके और उसका फ़ायदा उठा सकें। अब ये देखिए टमाटर है, घर की वेस्ट भरी बाल्टियों में, कट्टों में ऐसे लगा करके और घर की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है लोगों का, बहुत लोग आ रहे हैं। केंद्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने केंद्र सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत कल पलवल में 228 दिव्यांग जनों के लिए निःशुल्क ई-साइकिल वितरित की। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला, प्रवीण डागर और भाजपा नेता डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दिव्यांगों को सहयोग करने की जरूरत है। वर्तमान में देश के हर क्षेत्र में दिव्यांगजन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों का जीवन सरल व सुगम हो सके, इसके लिए बैटरी से चलने वाली ई-साइकिल व सुरक्षा के लिए हेलमेट प्रदान किए गए हैं। ई-साइकिल को रिपेयर करने के लिए पलवल में ही एक वर्कशॉप खोल दी गई है। मोटराइज्ड ट्राई साइकिल मिलने से दिव्यांगजन को किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। 80% से ज़्यादा दिव्यांग लोग हैं जिनको मोदी सरकार ने योजना के तहत, नई योजना के तहत 2015 में कि 80% से ज़्यादा जो दिव्यांग हैं उनको मोटराइज साइकिल हम देंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर हों, उनको किसी के सहारे की जरूरत ना हो, स्वावलंबी हो, खुद अपना मोटराइज साइकिल पे जहाँ स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, नौकरी के लिए किसी ऑफिस जाना है, उद्योग में जाना है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल के सचिव वाजिद अली ने बताया कि इन ई-साइकिल से दिव्यांग जनों के जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा।
ये जो है एडिप स्कीम भारत सरकार की सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है उसकी स्कीम है। तो ये 228 टोटल आज बांटी है। क्या देखें जी, ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, तो पहले चूँकि हाथ से हाथ की चलती थी तो वो जाहिर सी बात है कि उससे एडवांस टेक्नोलॉजी ये मोटराइज्ड आई। अब ये मोटराइज से इसका फ़ायदा ये होगा कि उनका सफ़र आसान हो जाएगा। दिव्यांगजनों ने ई वाहन मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि अब उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे स्वयं अपने कार्य समय पर पूरा कर सकेंगे। इसके लिए वे मोदी सरकार का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साइकिल मिली है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद भाग दौड़ कर सकते हैं अपनी। थोड़ा बहुत जो गांव में काम करते हैं उसके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी थी, इसकी आवश्यकता बहुत थी। ये मुझे मोटरसाइकिल वाली ये रिक्शा दिया गया, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। हमें आने जाने में परेशानी नहीं होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब मुझे रिक्शा मिलने के बाद मेरे को कॉलेज आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करती हूँ। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय जाजू ने आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। उन्होंने अपूर्व चंद्रा से कार्यभार ग्रहण किया। अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का सचिव नियुक्त किया गया है। रेवाड़ी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास समेत प्रदेश के कई जिलों के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कल पंचकुला स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा पार्टी का दामन थामा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने पार्टी में शामिल हुए लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी में शामिल हुए लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व एवं पार्टी की राष्ट्रहित सर्वोपरि की विचारधारा से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप सभी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ विकसित भारत निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियों के विषय पर आधारित था। इस मौके पर राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल के सॉलिसिटर जनरल और अधिवक्ताओं ने आपसी अनुभवों को साझा किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को आत्मसात किया गया है, जो देश में न्याय की गारंटी को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि तकनीक, व्यापार और प्रकृति ने दुनिया की भौगोलिक दूरियों को खत्म किया है। ऐसे में न्याय प्राप्ति में भी सीमाएं बाधा नहीं होनी चाहिए। Observers abroad have also noted has emerged as a key stakeholders in the global discourse. I am confident that India has much to offer when it comes to international issues in justice delivery. India is not only the biggest democracy, but history shows that it is also the oldest democracy. With that rich and long democratic heritage, we can offer our learning in justice delivery in modern times. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जुर्म और व्यापार सीमा रहित हो गया है। न्याय प्राप्ति के लिए कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन को मूल मंत्र बनाना होगा। नए कानूनों से सबसे आधुनिक न्याय व्यवस्था मिलेगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि नए कानूनी प्रावधानों से प्रार्थी को 3 साल में न्याय मिल जाएगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कानून हम लेकर आए हैं, उसमें हमने टेक्नोलॉजी को भी स्थान दिया है और इसके साथ साथ FSL को भी स्थान दिया। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये तीनों कानून का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी FIR को हाई कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल जाएगा, इतना हमने सुनिश्चित कर दिया। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय संविधान में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने गैर जरूरी कानूनों को समाप्त किया है ताकि आज के समय के हिसाब से न्याय व्यवस्था को लागू किया जा सके। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में सीमा पार न्याय प्राप्ति और आपसी सहयोग पर मंथन किया गया, साथ ही अनुभवों का आदान प्रदान भी किया गया।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज भिवानी जिले के सिवानी स्थित एक निजी स्कूल के 12वें वार्षिक उत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देना है, बल्कि उनको एक अच्छा इंसान भी बनाना है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। इससे न केवल संस्कृति का आदान प्रदान होता है, बल्कि बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारी वर्षों पुरानी भावनाओं की कदर करते हुए 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने व जवानों को नए हथियारों से सुसज्जित करने का कार्य किया है। प्राण प्रतिष्ठा करके ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भगवान राम जी का जो है 500 साल से संघर्ष रहा है। मंदिर बनाने के लिए 500 साल हुआ है, लेकिन वो काम जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर कमलों से हुआ है। उसके लिए मैं उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसी भावना को लेकर मुझे और भी अच्छा लगता है, आज हमारे बीच में जेपी दलाल जी है, तो कृषि मंत्री है जयप्रकाश दलाल जी। उन्होंने लोहारू हल्के के गांवों में कृषि की विभिन्न नई तकनीकी से विकसित फल एवं सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आज लोहारू के रेतीले इलाके में जो फसलें लहरा रही हैं, उसका श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जाता है, जिन्होंने दिल खोलकर इस क्षेत्र के लिए किसानों के हित में नीतियां लागू कर विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा गरीब व्यक्ति को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ये क्षेत्र हरियाणा का आखिरी छोर है, यहाँ खारे पानी का इलाका है और कुछ सालों पहले यहाँ पीने के पानी का भी संकट होता था, लेकिन आज हमारे चेहरे पर ये खुशी है जब खेतों के अंदर लहराती सरसों, टिब्बों के ऊपर ये गेहूं की फसल और किसानों के चेहरे के ऊपर जो खुशहाली है, इसको देख करके हम हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद अदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश भर में चल रही संदेश यात्रा का कल शाम कैथल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने शिरकत की। यात्रा का जाखोली अड्डा, बस स्टैंड, पिहोवा चौक, पार्क रोड पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने क्रेन से फूल बरसाकर स्वागत किया। कैथल के भाई उदय सिंह किले पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की तपोभूमि से हम इस संदेश यात्रा के माध्यम से न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। इसके माध्यम से हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश लेकर आपके बीच पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं, जबकि पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन लाने की है। राहुल गांधी जी खड़गे जी का संदेश लेकर आई। हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर चले। हरियाणा में आप में से बहुत सारे साथी उनके साथ चले। कांग्रेस संदेश यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, उसका संदेश सीधा हरियाणा और हिंदुस्तान में अब न्याय होकर रहेगा, आप कोई रोक नहीं सकता। नीति का शासन होगा, धर्म का आचरण होगा, बराबरी का हक सबको मिलेगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतेगी। उन्होंने जन संदेश यात्रा को प्रदेश में बदलाव का वाहक बताते हुए कहा कि हरियाणा की केंद्र की सरकार बनाने में अहम भूमिका होगी। उन्होंने देश और प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा किया। निकले, आप इसका मकसद समझ सकते हैं और आप सियासी लोग अच्छी तरह से समझते। राहुल गांधी जी
जिस तरह से निकले ये न्याय की यात्रा लेकर। और साथियों, ये तो नगरी ऐसी, न्याय की लड़ाई की नींव आप लोगों ने कैथल से रखी है। भाई रणदीप जी यहाँ का इतिहास मुझे बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण जी और पांडव निकलते थे, सुबह पूजा करते हुए रण में जाते थे। और साथियों, आपने देखा एक तरफ कौरवों का भारी भरकम उनकी फौज और एक तरफ 5 पांडव और श्री कृष्ण। न्याय यही होता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।